नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए जनरल साइंस के 25 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 12 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने इस सीरीज के 11 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने पिछले 11 वीडियोज़ की क्लास को देखा नहीं है तो उसको जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। सभी वीडियोस में आपको इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यह जो सीरीज है आपके आगामी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यह क्लास चलाई जा रही है। आपका जो ग्रुप डी का सिलेबस है उसमें यह बात बताई गई है कि 25 प्रश्न आपके जनरल साइंस के पूछे जाएंगे। तो उन्हीं 25 प्रश्नों की जो तैयारी है उसी को कराने के लिए ही इस क्लास को चलाया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। इसकी जो प्लेलिस्ट है उसको भी बना दी गई है। प्लेलिस्ट में आप जाकर सभी क्लास को एक ही जगह पर देख सकते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। आरबीसी मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनका कब्रगाह हम किसे कहते हैं, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रगाह हम कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्लीहा को। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा आरबीसी का एक कार्य और आप याद कर लीजिएगा। आरबीसी का कार्य क्या होता है? आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का वहन करना। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ऑक्सीजन का वहन करना रेड ब्लड सेल्स का कार्य होता है। इनका जो जीवन काल होता है, इनका जो लाइफ टाइम होता है लगभग 120 दिनों का होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। आरबीसी का जो जीवन काल होता है लगभग 120 दिनों का होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन हम कहते हैं? इसमें से दुग्ध निष्कासन हार्मोन किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन को। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसको हम दुग्ध निष्कासन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। स्त्रियों में जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, उन दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करने वाला यह हार्मोन होता है। इसी कारण से इसको हम दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहते हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा जो भी दुधारू जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, उनके थनों से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन भी लगाया जाता होगा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसी कारण से इसको जो है दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मछली का तेल जो है किस बीमारी के लिए फायदेमंद होता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो हृदय रोग के लिए, हृदय रोग के लिए मछली का तेल फायदेमंद माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही दिया गया है। घोड़े और गधे से पैदा होने वाले जानवर का जो हाइब्रिड होता है, जो संकर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं खच्चर। खच्चर जो होता है घोड़े और गधे से पैदा होने वाले जानवर का संकर होता है, यानी कि हाइब्रिड होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन हमारे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा है? आपको पहचान करना है कि इसमें से हमारे शरीर का सबसे सख्त, सबसे जो कठोर पार्ट है वह कौन सा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनेमल। जो हमारे दांत का इनेमल होता है, यह जो है हमारे शरीर का, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि दांत का इनेमल जो होता है मानव के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इनेमल जो होता है यह दांत की सबसे ऊपरी परत भी होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव मस्तिष्क का औसत वजन यहाँ पे पूछा गया है कि कितना होता है? मनुष्य का जो दिमाग होता है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, उसका औसत वजन कितना होता है? तो आप याद रखिएगा लगभग 1300 से लेके 1400 ग्राम तक जो मनुष्य का
दिमाग का वह लगभग भार होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए कि मनुष्य का जो दिमाग होता है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, उसका भाग लगभग मतलब उसका जो वजन होता है लगभग कितना होता है, 1300 से लेके 1400 ग्राम तक उसका वजन होता है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से दिया गया सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा 1.36 किलोग्राम। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज आप याद रखिएगा, 1300 ग्राम मतलब आपका 1.3 किलोग्राम से लेके 1.4 किलोग्राम के मध्य जो है मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। तो इसी के बीच इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का, मतलब अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में कौन विभाजित करता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको 7 रंगों में निम्न में से किसके द्वारा विभाजित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रिज्म होता है यह सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चारकोल का जो उपयोग है जल उपचार यानी कि वाटर ट्रीटमेंट में किस रूप में किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो चारकोल होता है इसका जो उपयोग है कई बार वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। किस रूप में, तो अवशोषक के रूप में, ऑप्शन मतलब अधिशोषक के रूप में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिशोषक के रूप में चारकोल का जो उपयोग है वाटर ट्रीटमेंट में यानी कि जल उपचार में होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग जो है अधिशोषक यानी कि एड सॉर्बेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि चारकोल में उपस्थित प्रदूषकों को यह अवशोषित कर लेता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हड्डी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, इसमें पौधे के लिए कौन सा पोषक तत्व तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो फास्फोरस। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार हड्डी का जो उपयोग है उर्वरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि फास्फोरस जो होता है इसमें एक बहुत ही अच्छा पोषक तत्व पाया जाता है जो पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फास्फोरस। निम्न में से कौन सा एक गैर जहरीला सांप है, इसमें से कौन सा एक गैर जहरीला सांप है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइथन। पाइथन जो होता है एक यह गैर जहरीला सांप होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पाइथन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उभयचर ऐसे जीव होते हैं, किस प्रकार के जीव को हम उभयचर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसे जीव जो भूमि और पानी दोनों में रहते हैं उनको जो है हम उभयचर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऐसे जीव जो आपके कहाँ रहते हैं, जो जल में भी रह लेते हैं और जो आपके भूमि पर भी रह लेते हैं, उस प्रकार के जीव को हम उभयचर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बोस आइंस्टीन कंडेंसन क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है यह पदार्थ की 5वीं अवस्था मानी जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, पदार्थ की 5वीं अवस्था को हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा जो है यह पदार्थ की चौथी अवस्था कही जाती है। वहीं पदार्थ की पहली, दूसरी और तीसरी अवस्था कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों आपकी पदार्थ की पहली, दूसरी और तीसरी अवस्था होती है, तथा पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। और पदार्थ की 5वीं एकदम नवीनतम अवस्था माना जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट को। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग का कारण यहाँ पे पूछा गया कि किसके कारण जो है कुष्ठ रोग पनपता है, कुष्ठ रोग होता है। बेहतरीन प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कुष्ठ रोग होता है यह किसके कारण होने वाला एक रोग है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, जो कुष्ठ रोग होता है
यह किस कारण से होता है? तो यह इसका कारण होता है एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इसी एक जीवाणु से जो है यह कुष्ठ रोग फैलता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस जीवाणु का नाम आप याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसी जीवाणु से कुष्ठ रोग फैलता है तथा कुष्ठ रोग को हम हैंसन डिजीज यानी कि हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पुराना संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस रोग में कीटाणु खुले घाव में प्रवेश करते हैं? तो टिटनेस में जो कीटाणु होते हैं ये खुले घाव में प्रवेश करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिटनेस जो है बैक्टीरिया से होने वाला एक घातक रोग है, इसे आप याद रखिएगा। टिटनेस एक घातक रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है और टिटनेस को हम लॉकजा के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है लॉकजा भी कहा जाता है या इसको आप धनुष्टकार रोग भी कह सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, टिटनेस को लॉकजा या धनुष्टकार रोग भी कहा जाता है और यह जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला एक घातक रोग माना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसके नाप हेतु पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मापने के लिए जो है पोटोमीटर का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अग्नाशय रस जो होता है वह कैसा होता है? तो जो अग्नाशय रस होता है यह किस प्रकार का होता है आपसे पूछा जा रहा है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या यह एक एंजाइम होता है? तो अग्नाशय रस क्षारीय होता है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो अग्नाशयी रस होता है यह क्षारीय होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षारीय होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कैसीन क्या होता है? कैसीन क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कैसीन होता है एक आपका दूध प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक प्रकार का दूध प्रोटीन होता है कैसीन। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में आयरन यानी कि लौह की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है? तो एनीमिया रोग यानी कि खून की कमी आपको देखने को मिलती है। एनीमिया रोग में होता क्या है? जो है खून की कमी देखने को होती है शरीर में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में विघटित करता है? तो पेप्सिन, जो पेप्सिन एंजाइम होता है यह प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है, विघटित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, उसकी आपको पहचान करनी है। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन माना जाता है? तो एस्ट्रोजन को जो है स्त्रीलिंग हार्मोन हम कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, एस्ट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। वहीं टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह पुरुष हार्मोन माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन को जो है हम पुरुष हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें से एक तरफ आपको धातुएं दी गई हैं और एक तरफ उनका अयस्क दिया गया है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जिंक का अयस्क हो जाएगा कैलामाइन, बिल्कुल सही है। लोहा का अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट, बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट, बिल्कुल सही है। कापर का अयस्क यहाँ पे सीने बार नहीं होता है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। कापर का अयस्क माना जाता है क्यूप्राइट को। वहीं सिनेबार जो है पारा का अयस्क होता है। किसका? तो पारा का अयस्क होता है सिनेबार। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। समुद्री घास जो है निम्न में से किस तत्व का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जो समुद्री घास होती है यह आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन का एक इम्पॉर्टेंट स्रोत मानी जाती है समुद्री घास। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, आपसे पूछा गया है। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है इसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है, आप लोग याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, लेकिन ऑक्सीजन इसके लिए आवश्यक नहीं होती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण यहाँ पे दिया गया है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है, इसके अलावा सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसका उत्पादन होता है, तो यहाँ पे एक शुगर का उत्पादन होता है, यानी कि C6H12O6 किसका फार्मूला है, यह शुगर का फार्मूला है। शुगर का उत्पाद होता है। फिर इसके बाद उत्पाद होता है किसका, ऑक्सीजन का उत्पाद होता है। तो ये आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद निकलने वाले तत्व हैं, इनको आप याद रखिएगा। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसके लिए आवश्यक क्या क्या है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश के साथ साथ क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा ये जो ऑक्सीजन हमको यहाँ पे प्राप्त हो रही है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, यह एक उप उत्पाद माना जाता है, उप उत्पाद के तौर पर। किसके, तो उप उत्पाद के तौर पर जो ऑक्सीजन है वह वायुमंडल में मुक्त होती है, निकलती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये फार्मूला, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस फल में, मतलब किस फल के बीज इसके बाहर होते हैं, तो स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो स्ट्रॉबेरी फल होता है उसके जो बीज होते हैं इसके बाहर होते हैं, तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन आपका जो है चला जाता है, तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं जैसे आपका बी और सी, ये दोनों आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये जो हैं अगर सब्जियों में पाए जाते हैं, तो अगर आप सब्जियों को, छीली हुई सब्जियों को धुलते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ये विटामिन जो है चले जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन सी जो है चला जाता है अगर आप छीली हुई सब्जियों को धोते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जनरल साइंस का जो पार्ट 12 था आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह सीरीज आपके ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल ध्यान से अंत तक, अपने परीक्षा तक देखते रहिएगा। डेली बेसिस पर आपको प्रश्न प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।